गुमराह एपिसोड 195। कार लेकर वो सीधे विल्सन की कोठी तक जा पहुंचे। अल्लाह नवाज उतरा तो आबिदी और फरजंद अली ने मुझे जकड़ लिया। वो दोनों उस वक्त पिस्तौल लेकर मेरे दाएं बाएं आन बैठे थे। शायद उन्हें ये शुबा था कि कहीं गैस का असर खत्म न हो चुका हो। अल्लाह नवाज ने गेट की घंटी बजा दी। चंद मिनट में विल्सन का हबशी नौकर बाहर आ गया। उसने कार सामने देखी तो उसके मुंह से सीटियां से निकल गईं। दरवाजा खोलो मियाँ, सीटियों की जरूरत नहीं है, विल्सन साहब को भी जगा दो। उसने फौरन ही गेट खोल दिया। ड्राइवर ने कार इमारत के सामने रोक दी और उसके साथ ही मुझे फरजंद अली और आबिदी ने घसीटकर कार से निकाला और हाथ पैर से जकड़कर बरामदे में ले गए। इस असनम में विल्सन जाग चुका था। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मुझे फर्श पर बेसुध लेटे देखकर बड़े तमतराक से बोला, सो एट लास्ट यू हैव डन इट। शाबाश खान जी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे यही करना चाहिए था विल्सन साहब। मेरा आपसे ये वादा था, इसको संभालें और हमें इजाजत दें। वैसे विल्सन साहब, इतनी बात याद रखें कि इसे सारंगी सुनने का बहुत शौक है। ये खुद ही कह रहा था कि सारंगी बजाओ, सो मैंने बजा दी। अच्छा किया तुमने, अब मैं निमट लूंगा इससे। जरा ठहरो, रकम लेते जाओ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ पलट गया। जब वो वापस आया तो बोला, ये लो, लिफाफे में 10,000 रुपया है, आपस में बांट लेना। सिर्फ 10,000? अल्लाह नवाज ने कहा, यही बहुत काफी है। अब तुम जाओ और आराम करो। और कुछ? जी कुछ नहीं, अब हम चलते हैं। उसने बहुत ही बेदिली से कहा। उसका अंदाजा तो कहीं ज्यादा का था, मगर रकम उसे बहुत कम मिली थी। विल्सन का अंदाज बहुत ही नपा-तुला था, जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर मातहतों को हुक्म सुना रहा हो। मजदूर खान, इसे उठाओ और अंदर ले चलो। तुम इसके साथ लगो फरजंद अली, ये वर्दियां तो बहुत सज रही हैं तुम्हें। जी बस ऐसे ही हमारे हाथ आ गई थी, बहुत काम दिया इन वर्दियों ने। भरी गाड़ी से हम इन्हें निकाल कर बाहर ले आए। ये कहकर उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा तो मजदूर खान ने पैरों की तरफ से उठा लिया और इमारत के अंदर ले जाकर राहदारी से गुजरते हुए आखिरी कमरे में डाल दिया। विल्सन बाहर ही खड़ा रहा। जब वो उन्हें रुखसत करके अंदर आया तो सिर्फ मजदूर खान ही उसके साथ था। साहब, मेरा ख्याल है ये आदमी हमारी तमाम बातें सुनता आया है। ये नहीं होना चाहिए था, इस हालत में भी। जी हाँ, लगता तो मुझे यही है। इसकी आंखें बंद ही नहीं हुई, इसके हवास अभी सलामत हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता। इसके हाथ पांव बंधे हैं, यही बहुत काफी है। ये कहकर उसने मेरे ऊपर एक हल्का सा कंबल डाल दिया और तमाम खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद करके बाहर निकल गए। मेरे नीचे कालीन बिछा था। कमरे में कालीन के दाएं हाथ सोफे और बाएं हाथ कुर्सियां लगी थीं। दीवार के सामने एक मेज रखी थी जिस पर किताबें और रजिस्टर पड़े थे। जाते हुए वो छत का पंखा चला गए थे जिसकी हवा ठंडी महसूस होती थी। मैं कालीन पर बेसुध होकर लेट गया। मेरे दोनों हाथ पेट पर रखे थे। हथकड़ी की जंजीर दाएं हाथ में लटक रही थी। पाँव बिजली के तार से बंधे थे और मेरा जहन बगुलों की जद में आया हुआ था। सब कुछ भस्म होकर रह गया था। ना मैं आसिया तक पहुंच सका, ना आबी तक। मेरी हरजाई तकदीर मुझे किसी और ही रास्ते पर डाल गई थी। मैं जिंदा था मगर मेरे आज़ा मेरे बस में नहीं थे। पता नहीं वो गैस कितनी मोहलिक थी और विल्सन ने उसे कहां से हासिल किया था। मैं बड़ी देर तक कालीन पर पड़ा इस सूरत हाल पर गौर करता रहा, मगर कोई नतीजा निकाल लेना मेरे बस में नहीं था। बिला आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 400 सवेरा हो रहा था। सूरज शायद अभी नहीं निकला था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। उस वक्त तक शायद मैं उस गैस के असर से महफूज हो चुका था और मेरा अंदाजा था कि मैं बोल सकता हूँ, हाथ पाँव को अपनी मर्जी के मुताबिक हिला सकता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे सामने जाने आला मान ठहरा। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। उसने कमरे में दाखिल होकर बत्ती जला दी। मैं उसे देखकर यूं ही अधमुआ सा होकर लेटा रहा। वो बड़ी नखवत से बोला, गुलाम जिलानी उर्फ सरदार करीम नवाज, आखिरकार तुम फंसी गए, और वो भी एक सारंगी नवाज के हाथों से। ये कहकर वो बड़े इत्मीनान से मेरे इर्द गिर्द घूम गया। उस घड़ी दरवाजा खुला था और वो समझ रहा था कि मैं अभी तक गैस के असर में मुब्तला हूँ। मेरी आंखें नीमवासी थी। जैसे ही वो मेरे सर की तरफ आया, मैंने बलाखेज तेजी से दोनों हाथ उठाकर उसकी टांगों में फंसा दिए, इस तरह कि उसकी एक टांग मेरे बंद हाथों के हल्के में फंस गई। वो इसके लिए कतन तैयार नहीं था। तेवरा कर सोफे पर गिरा तो मैंने एकदम उठकर उसकी फंसी टांग को कंधे पर चढ़ाकर दोनों जानों उसकी टांगों से गुजारकर पेट पर रख दिए। वो एकदम चीखने लगा, मगर इस जरा सी मोहलत में मैंने हाथ उसकी गर्दन में धंसा दिए। हथकड़ी इतनी मोहलत तो देती है कि आदमी की उंगलियां काम कर सकें। जैसे उसकी गर्दन दबी, उसका सर ढलक गया। आवाज उसकी ज्यादा बुलंद नहीं हुई थी। उसकी दोनों आंखें पलट गईं। सफेदी ज्यादा नुमाया नजर आने लगी। उसे यूं बेबस कर देने के बाद मैंने उसकी तलाशी ली। वो अपने साथ पिस्तौल तो रखता था ही, वो मैंने निकाल लिया, मगर उसके साथ ही तेज धार का खंजर भी उसकी पतलून की दाएं जेब में मौजूद था। वो भी मैंने अलग कर लिया और उसे सोफे से घसीटकर इस तरह उछाला कि वो सोफे के अकबी हिस्से में जा गिरा। अब वो सामने से देखने पर नजर नहीं आ रहा था। पिस्तौल मैंने नेफे में फंसाया और खंजर से मैं अपने पाँव की तार काटने लगा। हथकड़ी को तो मैं चाबी के बगैर हाथ से उतार नहीं सकता था, मगर अभी मैं तार का रबर ही काट सका था कि विल्सन और मिसेस विल्सन बड़े इत्मीनान से दरवाजे में आन ठहरे। मैंने खंजर अलग रखा और नेफे में से पिस्तौल निकालने लगा, मगर वो मेरी उस हरकत को फौरन ही समझकर पीछे हटे और दरवाजा उन्होंने धड़
धड़ से बंद कर दिया। काश मैंने पिस्तौल नेफे में ना फंसाया होता। मैं संभल भी ना सका था कि वो बाहर से कुंडी लगाने में कामयाब हो गए, वरना मैं उन दोनों का जुलूस निकाल देता। मुझसे यही गलती हो गई थी। राहदारी में निकलते उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया। दरवाजा लकड़ी का बना था, कोई शीशा उसमें मौजूद नहीं था, वरना मैं उन्हें वहीं छेद देता। मेरे गुस्से की कोई इंतहा न रही। मैंने सोफे पर बैठकर तेजी से वो तार काट डाले और दरवाजे के पास जाकर अंदर की दोनों कुंडियां बंद कर ली। कम से कम उनके अगले हमले से तो मैं महफूज हो गया था। बीच की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, उसकी चटखनी भी मैंने अंदर से बंद कर ली और फिर उस जाने आलम को सोफे के पीछे से निकालकर कालीन पर डाल दिया। अब मेरी कोशिश ये थी कि जिस तरह भी हो सके जाने आलम होश में आ जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन की मालिश करने लगा। फिर मैंने उसकी पिंडलियों की रगों को हरकत दी, उसके हाथ और पाँव के तलवे रगड़े। कोई 10 मिनट मुझे इसी काम में लग गए। मुझे मालूम था कि अपने शिकार को दोबारा होश में कैसे लाया जाता है। कोई 15 मिनट बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, यूं जैसे वो जिंदा हो रहा हो। मैं चाहता तो उसके हाथ बांध सकता था, मगर मैंने उसकी जरूरत ना समझी। वो बहुत अहम आदमी था, उससे मैं बहुत कुछ मालूम कर सकता था। उसको बांध देना दुरुस्त नहीं था। ऐसे में वो बिदक जाता और मुझ पर कोई राज जाहिर न करता। क्या हाल है जाने आलम, खैर तो है? आंखें तो खोलो बड़े भाई। ओह तुम, ये मेरी गर्दन, उफ ये क्या मुसीबत है। वो बड़ी मुश्किलों से कालीन पर उठ बैठा, मगर पिस्तौल मेरे हाथ में देकर उसकी आंखें फैलने लगी। वो सुन होकर रह गया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने जेब से सिगरेट और माचिस निकाल लिए थे, वो मैंने उसकी तरफ उछाल दी है। पप्पू जाने आलम, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, धुआं तो गले में उतार ही सकोगे। मगर उसने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसका रंग और ज्यादा पीला हो गया था। ये किस्सा क्या है जाने आलम, मुझे बताओ। तुम मुझे रावलपिंडी में मिले थे, वहां तुमसे मेरी जान छूट गई थी, मगर ये विल्सन क्या चाहता है? तुम इसके कहने पर मेरे पीछे लगे थे। तुम चाहते क्या आखिर? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा और एक सिगरेट जलाकर मैंने उसकी तरफ फेंक दिया। वो उसकी कमीज पर गिरा। उससे बचने के लिए उसने सिगरेट फौरन ही उठाकर उंगलियों में फंसा लिया, मगर बोला कुछ नहीं। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा दिखाई देता था, जैसे वो सब कुछ उसकी समझ में ना आ रहा हो। मेरे हाथ बंधे हैं जाने आलम, हथकड़ी नहीं खुल सकती। मैं सिगरेट भी बड़ी मुश्किल से पी रहा हूँ। ये कैसी माजूरी है? आखिर क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ ला डाला है? कुछ मकसद तो होगा, वही मैं जानना चाहता हूँ। मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे साथ तुम भी दबा हो जाओगे। मैं इतना कैद और इतना बंधा हुआ होने के बावजूद तुम्हारे पिस्तौल की लबलबी दबा सकता हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम डॉक्टर धुम्मन को तो भूले नहीं होगे। ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर किया जा रहा है। क्या क्या कहा तुमने? उस धुम्मन की तो ऐसी की तैसी। मैं तुम्हें और विल्सन को इधर ही खत्म कर दूंगा, समझा क्या तुमने मुझे? मैंने पूरी कुव्वत से लात उसके सीने पर जमा दी। वो पलटकर दोबारा कालीन पर गिर गया। शैतान की औलाद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या कहा है तुमसे? मगर जाने आलम मेरी तरफ से कुछ ज्यादा ही निढाल हो गया। उसे दोबारा उठने में खासी देर लगी। बताओ मुझे, कहाँ है वो इस वक्त? वो अमेरिका में है और उसी ने विल्सन को तुम्हारे पीछे लगाया है, मगर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं विल्सन का मुलाजिम हूँ, वो जो हुक्म देता है मैं उसे मानने पर मजबूर हूँ। रावलपिंडी तुम किस लिए गए थे? मैं वहां तुम्हारी तलाश में गया था। तुम मुझे इत्तेफाकन ही मिल गए, मगर फिर तुमने बाजी जीत ली। मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मेरे पास कुछ रकम थी, वो भी तुमने छीन ली। अच्छा, तो गोया धुम्मन की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं भी उसी की तलाश में था। अच्छा है कि वो खुद ही सामने आ रहा है। बड़ी रकम दी होगी उसने विल्सन को। हाँ, उसने यकीनन विल्सन को बहुत रुपया दिया होगा, मगर मुझे मालूम नहीं है ये काम क्या करता है। इसका मुझे कोई इल्म नहीं। मैंने इससे कोई काम करते नहीं देखा। अलबत्ता केमिकल्स की फैक्ट्री में इसका हिस्सा है, मुरीद के में, और वहाँ कई किस्म की गैसें बनती हैं। और ये लोग कौन थे? ये अल्लाह नवाज, फरजंद अली और मजदूर खान। कौन है ये लोग? ये विल्सन के मुलाजिम है। बहुत छान पटक के बाद लोगों को वहाँ मुलाजमत दी जाती है। और वो आलिया किधर है? उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मैं सिर्फ धुम्मन को जानता हूँ, और मैंने सुना है कि जिस कोठी में तुम रह रहे हो वो उसकी मिल्कियत है। मिल्कियत है नहीं, बल्कि कभी थी। मैंने उसे 7 लाख में खरीद लिया है। क्या कहा था उसने? वो तो यही कहता है कि वो कुछ दिन पहले यहाँ से होकर गया है। बहुत गजबनाक हो रहा था वो। अच्छा, और वो सारंगी का फ्रॉड, वो गैस उसे कहाँ से मिली थी? वो शायद उसने खुद तैयार की है। मेरा अंदाजा यही है, उससे वो कोई भी काम ले सकता है। उसकी तो मैं अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। समझा क्या उसने मुझे? अभी तो मुझसे बच गया, मगर कब तक? उसे मालूम नहीं कि वो किस आग से खेल रहा है। तुम उसके चक्कर में कैसे आ गए? तुम तो पुराने मुलाजिम हो पुलिस के। हाँ, मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। मुझे मजबूरन विल्सन की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं विल्सन का नौकर हूँ। वो मुझसे इसी किस्म के काम करवाता है। अब क्या इरादे हैं उसके? वो तुम्हें आज किसी वक्त कराची भेज देगा, हवाई जहाज में सवार करके। उसने कहा है कि वो तुम्हें कराची से अमेरिका पहुंचा देगा। मैंने तो सुना था कि वो कैद हो गया है। वो खबर गलत थी, आपको हैदर ने बताई होगी। वो जानबूझकर उड़ाई गई थी ताकि तुम्हें कोई शक न पड़े। इससे क्या होता है? मैं तो उसके पीछे नहीं घूम रहा था। वो यही समझता है
اس کا خیال ہے تم بہت بدتنیت اور شیطان صفت آدمی ہو. وہ تم سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اسی لیے وہ یہاں سے امریکہ چلا گیا. اس نے محسوس کر لیا تھا کہ تم اسے کاروبار بھی نہیں کرنے دو گے. وہ یہی کہتا ہے. میں نے خود اس کی باتیں سنی تھی، ورنہ ولسن تو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا. اچھا تو یہ بات ہے. تمہیں معلوم ہے کہ دھمن کا کاروبار کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر اور بس. میں تو یہی جانتا ہوں. نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انسانی اعضا کا کاروبار کرتا ہے. اس نے بے شمار لوگوں کو ان کے گردوں سے محروم کر دیا ہے. یہ دیکھو، یہ میرا پیٹ دیکھو. اس نے دھوکے سے میرا بھی گردہ نکال کر بیچ دیا تھا. مجھے یقین ہے وہ امریکہ میں بھی یہی کام کرتا ہوگا. پتہ نہیں وہاں کون کون بدنصیب اس کے ہاتھ لگتے ہوں گے. جانے عالم میرا پیٹ دیکھ کر حیران رہ گیا. کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں کیسے مان لوں اس بات کو؟ وہ تو بہت مشہور ڈاکٹر ہے، اگرچہ ہے وہ گردوں کا اسپیشلسٹ، مگر گردہ فروش؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہی کچھ کرتا ہے. وہ کسی یونیورسٹی کا پاس کیا ہوا ڈاکٹر نہیں ہے. عالیہ بھی محض ایک نرس ہے، مگر وہ بھی ڈاکٹر بن بیٹھی ہے. میں ان سے انتقام ضرور لوں گا، کسی قیمت پر بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. میں نے عہد کا رکھا جانے عالم. تم تو یوں ہی 1000-2000 میں ولسن کے ہاتھوں بک گئے ہو. یہ راستہ چھوڑ دو، اس میں سراسر نقصان ہے. مگر ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک دم دھواں بھرنے لگا. وہی سلیٹی رنگ کی گیس اس میں اترنے لگی. اس کی بو ہی ایسی تھی کہ وہ سانس میں شامل ہوتے ہی آدمی کو تہس نہس کر دیتی تھی. میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا. جانے عالم بھی خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا. وہ بلند آواز سے چیخا. خدا کے لیے سے بند کرو، میں بھی اندر ہوں، روکو اسے. مگر اس کی آواز چند ہی لمحوں بعد دبنے لگی. کمرہ گیس سے بھرتا چلا گیا. اس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. میں نے گھبرا کر اپنی قمیض کا دامن ناک سے لگا لیا، مگر اس گیس سے بچ نکلنا ناممکن تھا. وہ گیس روشن دان کے شیشے میں سے سوراخ کر کے اندر ڈالی جا رہی تھی. باہر شاید انہوں نے کسی جگہ سیڑھی لگا رکھی تھی اور سوراخ میں سے نانی ڈال کر وہ گیس کو اندر بھر رہے تھے. کوئی 20 سیکنڈ میں وہاں سانس لینا مشکل ہو گیا. اب نہ میں بول سکتا تھا اور نہ جانے عالم. دروازے ان لوگوں نے باہر سے مقفل کر رکھے تھے. سارا ڈرامہ 2 منٹ میں ختم ہو گیا اور ہم دونوں قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئے. کچھ بھی باقی نہ بچا. حالانکہ رات ولسن یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، مگر اب اس نے جب دیکھا کہ میں زندہ سلامت ہوں اور اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہوں تو اس نے میرے خلاف ایسا حربہ استعمال کیا کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا. میرے ساتھ جانے عالم بھی اسی حال کو جا پہنچا تھا. خدا جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا اور درمیان میں کتنے جان لیوا لمحے بن کہے بن بتائے گزر گئے جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ابھی تک اپنے ہاتھ پاؤں حرکت میں نہیں لا سکتا ہوں اور میں کسی کار میں سوار ہوں. کوئی ڈرائیور میرے ساتھ بیٹھا تھا اور میرے پہلو میں جانے عالم موجود تھا. وہ پستول کی نال میرے پہلو سے لگائے بیٹھا تھا. میری دونوں ٹانگوں پر انہوں نے سفید پلستر چڑھا رکھا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانگیں اگلی سیٹوں کے درمیان رکھی ہوئی تھی. ٹانگوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں انہیں ہلا نہیں سکتا تھا. یہ بڑی حیرت کی بات تھی. کیا میں کہیں زخمی ہو گیا تھا؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے. میرے سامنے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ولسن بیٹھا تھا. کار کی بتی روشن تھی. جب میں نے آنکھیں کھولی تو جانے عالم ایک دم ہوشیار ہو گیا. ولسن صاحب، یہ شخص ہوش میں آ رہا ہے. بہت برا ہوا جانے عالم، گاڑی روک دے خان. اس کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی سڑک سے اتار کر ایک کھمبے کے پاس روک دی. میرے ہاتھ کھلے تھے. ان کو باندھنے کی انہوں نے شاید ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں تھے. میں ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا. ولسن تیزی سے میرے پاس آن بیٹھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا. اس میں سے اس نے ایک سوئی لگی سرج نکالی اور ایک شیشی میں ڈبو کر اسے نکال لیا. پھر وہ میرے بازو کو ننگا کر کے بولا، اس کو ذرا سنبھال کر رکھ جانے عالم، میں اسے ٹیکا لگا رہا ہوں. جانے عالم تو پہلے ہی میرے لیے مصیبت بنا ہوا تھا. اس نے پستول سمیت دونوں ہاتھوں سے مجھے جکڑ لیا. ولسن نے میری کلائی پر کس کے ایک رومال باندھا اور جیسے ہی میرے خون کی رگ ابھری اس نے وہ ٹیکا میرے جسم میں لگا دیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے قوا اور زیادہ مزمحل ہو گئے. مگر حیرت ہے کہ اب بھی میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، اب بھی میرا ذہن سوچ سکتا تھا. یہ بڑے کمال کی بات تھی. ایسے میں وہ چاہتے تو میرا گلا بھی کاٹ سکتے تھے. میں اف بھی نہ کر سکتا، مگر ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا. اب وہ زیادہ بے فکری سے آگے بڑھ سکتے تھے. ولسن چند منٹ تک مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا. میری نبضوں پر بھی اس کا دھیان لگا تھا. جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تو بولا، ٹھیک ہے اب چلو. میرا خیال ہے وہ لوگ ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہوں گے. جی ہاں، فلائٹ تو 4 بجے جاتی ہے. اب 3:30 ہو رہے ہیں. صبح زیادہ دور نہیں ہے. ہاں تیز چلاؤ ذرا. کاش یہ فلائٹ لاہور سے چلا کرتی. ہمیں خامخواہ اتنی مصیبت جھیلنی پڑی ہے. یہ کہہ کر وہ پھر اگلی نشست پر جا بیٹھا اور مزدور خان نے گاڑی چلا دی. کچھ ہی دیر بعد ہم ہوائی اڈے جا پہنچے. ان کی باتوں سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ کراچی کا ہوائی اڈا ہے. انہوں نے مجھے گاڑی سے نکال کر فوراً ایک اسٹریچر پر ڈال کر آگے بڑھا دیا. وہ اسٹریچر انہوں نے ایک پورٹر سے منگوایا تھا. میرے ساتھ اب جو عورت چل رہی تھی اور مجھے سنبھال رہی تھی وہ کوئی انگریز نرس تھی جو پہلے سے وہاں کھڑی ان کا انتظار کری تھی. ولسن اس کے ساتھ ساتھ تھا. وہ بولا، میرا خیال ہے اب آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. میں سب کچھ سنبھال لوں گی. مسٹر ولسن، بائی دا وے آپ کب پہنچ رہے ہیں؟
میرے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ بس مجھے فون کر دینا. تو ٹھیک ہے, میں فون کر دوں گی, آپ مطمئن رہیں. ولسن نے نرس کو وہیں سے خدا حافظ کہا اور کار کی طرف چلا گیا. نرس نے پورٹر کو دائیں ہاتھ چلنے کے لیے کہا اور کچھ ہی دیر بعد ہم ہوائی اڈے کے اندر جا پہنچے. معلوم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ پہلے سے بنوا رکھا تھا اور وہ مجھے شدید بیمار ظاہر کر کے اسی وقت ملک سے باہر لے جانا چاہتے تھے. میں سب کچھ سمجھ رہا تھا مگر اشارے کے نائے سے بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے بچا لو, یہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں. مجھے علاج کے لیے نہیں بلکہ زندگی سے محروم کر دینے کے لیے ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے. کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اسی طرح اسٹریچر پر ڈال کر ہوائی جہاز تک پہنچا دیا. ایئر ہوسٹس کمال مہربانی دکھا رہی تھی. وہ میرے ساتھ ساتھ سیٹ تک چلتی رہی. ان میں سے ایک بولی, کتنا ہینڈسم جوان ہے, پر یہ ایکسیڈنٹ, ذرا سنبھل کے بیبی, شاید اس کا وہاں علاج ہو سکے. کہتے ہیں کہ اس کے دونوں گردے بھی آخری مرحلے میں ہیں. دوسری نے کہا. جو نرس میرے ساتھ آ رہی تھی وہ بولی, انشاءاللہ یہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا, مجھے ساتھ اسی لیے بھیجا جا رہا ہے. آپ فکر نہ کریں غیاث صاحب, آپ وہاں سے تندرست ہو کر آئیں گے. ایئر ہوسٹس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا. وہ سمجھتی تھی کہ میں بول بھی سکتا ہوں, سن بھی سکتا ہوں, پر میں تو آنکھ تک نہیں جھپک سکتا تھا. نرس کی سیٹ میری سیٹ کے ساتھ ہی تھی. اس نے میری سیٹ کو پھیلا کر اس طرح کر دیا کہ میں اس میں بخوبی لیٹ سکتا تھا. ٹھیک 4 بجے جہاز کراچی سے پرواز کر گیا. سچی بات تو یہ کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا. میں بے طرح رو دیا. میری بے بسی دیدنی تھی. میں اپنے وطن سے نکالا جا رہا تھا اور اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے زندہ رہنے بھی دیں گے یا نہیں. میں نے اس وقت اس قدر آنسو بہائے کہ میرے رخسار تر ہو گئے. نرس اس کیفیت کو سمجھ رہی تھی. اس نے اپنے رومال سے میرے آنسو پوچھ ڈالے. جیسے ہی ہوائی جہاز اڑا, نرس نے روسٹر سے پانی منگوایا اور اپنے بریف کیس سے شیشے نکال کر اس نے 2 گولیاں زبردستی میرے حلق میں اتار دی. شاید اسے یہ حیرت تھی کہ میری آنکھیں اب تک بند کیوں نہیں ہوئی ہیں. ان گولیوں کا اثر اتنا فوری اور تیز ہوا کہ میں جلدی سد بد کھو بیٹھا اور میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو گیا. پتہ نہیں وہ راستہ کس طرح کٹا, کس کس جگہ وہ جہاز رکا, کون کون سا جہاز اسے بدلنا پڑا. مجھے شاید وہ مریض کی فہرست میں ڈال کر اسٹریچروں کے ذریعے راستے بدلتے رہے, یہاں تک کہ اسی حالت میں شاید 1.5 دن گزر گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں اس وقت ایک آرام دہ بستر پر لیٹا تھا. میرے نیچے فوم کا بستر بچھا تھا. مسیری کے نیچے بہت عمدہ قالین فرش پر ڈال دیا گیا تھا. کرسیاں وہاں 4 لگی تھیں اور دیوار کے ساتھ تھیں, مگر وہ سب کے سب کسی بہت ہی عمدہ لکڑی سے بنائی گئی تھیں. کمرے میں رکھی تمام چیزوں کی نفاست کی قسم کھائی جا سکتی تھی. میں کمرے میں بالکل تنہا تھا, مگر میں ان کے لیے اس قابل کہاں تھا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ سکتے. سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دونوں ٹانگوں سے پلستر اتر چکا تھا, ورنہ پاؤں سے لے کر میری ناف تک کا تمام حصہ اس میں چھپا ہوا تھا. جب میں بے ہوش ہوا تو اس وقت میرے لیے ٹانگیں ایک بوجھ تھیں. لباس میرا بہت صاف ستھرا تھا. سفید قمیض اور پتلون کی طرز کا سفید پاجامہ انہوں نے مجھے پہنا دیا تھا. آہستہ آہستہ میں بستر سے یوں اٹھا جیسے بہت بیمار ہوں اور میری ہمت واقعی جواب پہ گئی ہو. میں ان ٹیکوں اور گولیوں کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا. جیسے ہی میں بستر سے اٹھا, ایک بہت تگڑے جثے کا حبشی کسی طرف سے میرے سامنے ایک دم آ گیا. وہ بھی سفید پتلون قمیض ملبوس تھا. اسے دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا. وہ تو میرے اس ڈرامے کا حصہ ہی نہیں تھا. مجھے تو وہاں تک کوئی اور ہی لوگ لے کر آئے تھے اور مجھے نرس نے سنبھال رکھا تھا. اس کے بڑے بڑے کثرتی بازو ہوا میں جھول رہے تھے. گڈ آفٹرنون مسٹر گیاس, ہاؤ آر یو ناؤ. وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا, اور وہ بھی کالی انگریزی جسے میں بمشکل سمجھ رہا تھا. یہ میرے لیے ایک نئی مصیبت تھی. میں اتنی انگریزی کہاں جانتا تھا کہ اس سے گفتگو بھی کر سکتا. پھر بھی میں نے اسے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں. میری مشکل کو دیکھتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھ گیا اور بولا, آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں, مگر آپ کو کسی بھی طرح کمرے سے باہر نہ جانے دوں. امید ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے. پر بھائی تو ہے کون؟ تو کیسے میرا مانیٹر بن گیا؟ کس نے تجھے حکم دیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ڈومن کا حکم ہے. یہ انہی کا اسپتال ہے. پر میں ہوں کہاں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح, یہ قصہ کیا ہے آخر؟ میری زبان زیادہ رواں ہونے لگی تھی. جتنی انگریزی میں جانتا تھا وہ میری پوری طرح کام آ رہی تھی. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں بھائی, مجھے تو باندھ کر ٹیکے پہ ٹیکا لگا کر یہاں لایا گیا ہے. مجھے کیا پتا کہ وہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں. یہ تو عجیب بات بتائی آپ نے. آپ سین فرانسسکو میں ہیں جناب, اور آپ کو کراچی سے یہاں لایا گیا ہے کیونکہ آپ کے گردوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آپ کا دماغ بھی صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں پر خواہ مخواہ حملہ کر دیتے ہیں, مگر فکر نہ کریں, یہ لوگ آپ کا صحیح علاج کر دیں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو تم سمجھتے ہو میرا دماغ بھی خراب ہے اور گردے بھی؟ یہی کہا ہے نا انہوں نے. بلاؤ ذرا اس ڈاکٹر دھومن کو, وہ شام کو آئیں گے. پر میری ٹانگوں کا پلستر کہاں گیا؟ وہ تو کہتے تھے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں کچلی گئی ہیں. یہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ نہیں, آپ کی ٹانگیں تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ دیکھیں, ذرا سی خراش تک نہیں ہے ان پر. اس نے میرے پاجامے کا پائچہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا, اور مجھے حیرت تھی کہ میری ٹانگوں کے تمام بال انہوں نے اس طرح سے صاف کر دیے تھے, کسی ایک جگہ بھی بال نہیں رہنے دیا تھا. دیکھو, خدا کے لیے میری بات سنو. تم عیسائی ہو کہ مسلمان؟ میں عیسائی ہوں جناب, اور میرا نام سیزر ہے. خدا تمہارے حال پر رحم کرے.
मेरी बात गौर से सुनो, मैं ना बीमार हूँ ना जख्मी। ये लोग मुझे लाहौर से जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने मेरी टांगों पर पलस्तर क्यों चढ़ा रखा था। डॉक्टर धुम्मन मेरा दुश्मन है, जान का दुश्मन। वो मुझे कत्ल कर देगा। खुदा के लिए मेरी मदद करो, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह वेरी सॉरी मिस्टर गयास, बुरी बात। आप खुद को संभालें, डॉक्टर ठीक ही कहते थे। बराए करम आप लेट जाएं, वरना आपको फिर ये दौरा पड़ सकता है। कि कहकर उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, मगर मैंने उसके दोनों हाथ झटक दिए। हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी हूँ, दफा हो जा परे। ये बात मैंने अपनी जुबान में कही। उसके सामने अंग्रेजी बोल बोल कर मेरा मुंह थक गया था, मगर वो कोई ज्यादा ही ढीठ किस्म का आदमी था। बराबर मुझसे उलझता रहा। आप लेट जाए मिस्टर गयास, ये अच्छी बात नहीं है। ओए तू दफा हो जा, पता नहीं कहाँ की झूठ है तू। डैम इट, मैं नहीं लेटूंगा। ये कहकर मैं बिस्तर से उतर गया और भागकर खिड़की के सामने जा ठहरा। उसमें यहाँ से वहां तक शीशा लगा था। तो ये बात है, उन आदमखोरों ने बैठे बिठाए मुझे सैन फ्रांसिस्को पहुंचा दिया था। उस कुत्ते के बच्चे धुम्मन का अल्लाह बेड़ा गर्क करे, वो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जहन की फिरकी घूम गई थी। मेरे सामने एक वसी बाग था, उससे आगे कोई सड़क थी जिस पर ट्रैफिक ने उधम मचा रखा था। उससे आगे फिर इमारतें ही इमारतें थी। बाग में उस वक्त कोई इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता था। तो मैं अमेरिका की सैर कर रहा था। खुदा इनको तबाह करे, मुझे उस धुम्मन ने पागल मशहूर कर दिया था। जब भी वो सीजर बहुत संभल कर मुझसे बात कर रहा था। अब वो मुझसे चंद हाथ के फासले पर खड़ा था। उसे मैंने घूर कर देखा तो उसने फौरन ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे वो मेरा सामना करने से घबरा रहा हो। फिर मैंने झंझलाकर पर्दा दाएं हाथ से बाएं हाथ चला दिया। शीशा मेरी निगाह से ओझल हुआ तो कमरे में रोशनी कम हो गई, जिसकी कमी 2 ट्यूबलाइट्स पूरी कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पता चला कि वो पूरी तरह मुकफ्फल है। इसे खोलो मिस्टर सीजर, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नहीं जनाब, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आप लेट जाएं, आराम आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके गुर्दे खराब हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। आए, आप आराम से लेट जाएं, मैं आपको नाश्ता कराता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ ये ठीक है, नाश्ता ले आओ। कोई सिगरेट वगैरह है तुम्हारे पास? जी हाँ, सिगरेट भी मौजूद है, मैं अभी देता हूँ आपको। ये कहकर उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर मुझे दे दिया। ज्यादा ना पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखे जनाब। और तू बकवास ना कर। जी क्या कहा आपने? तू क्या समझेगा? मेरा मतलब यह है मिस्टर सीजर कि नाश्ता ही ले आओ। मैंने दूसरा फिक्रा अंग्रेजी में कहा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं मिस्टर गयास, आप अंडे पसंद करते हैं? जो कुछ है वो ले आओ। वो मेरे लिए कई किस्म की अला बला चीजें निकाल कर ले आया। सिर्फ एक चीज की मुझे समझ आई और वो थी दूध मिली कॉफी। दूसरी शय सैंडविचेस थे, मगर उस खाने में ना रोटी थी ना डबल रोटी। तुम पर 1000 लानत है भाई, ये नाश्ता देते हो तुम लोग अपने मेहमानों को? जी क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। दफा कर यार, तू अजीब है। मैं कहाँ तक तुझसे तुर्की बोलता रहूं। बात यह है सीजर भाई कि इधर को डबल रोटी नहीं है तुम्हारे पास? वो भी ला रहा हूँ जनाब, आप शुरू तो करें। कुछ ही देर बाद वो बर्गर लेकर आ गया। जूं तू करके मैंने वो नाश्ता जहर मार किया। कॉफी अलबत्ता बहुत लजीज थी। नाश्ते के बाद मैंने फिर सिगरेट सुलगा लिया, मगर इस सूरत हाल को देखकर मुझसे जब्त नहीं हो रहा था। ओए पागल आदमी, मैंने सीजर को आवाज दी, मगर वो फिर मेरा मुंह तकने लगा। वो बर्तनों को बेसन में रखकर मेरी तरफ पलटा। कुछ मुझसे कहा आपने? लुक मिस्टर सीजर। यस आई एम लुकिंग। तू जरा डॉक्टर धुम्मन को बुला दे। मैंने कहा ना कि वो शाम को आएंगे। तो फिर किसी और डॉक्टर को बुला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने बहाने से काम लिया। पेन? यू मीन वेरी सीवियर पेन? हाँ यही बात है, यहाँ दर्द है मुझे। ठीक है, मैं डॉक्टर हारून को बुलवा लेता हूँ, अभी फोन करता हूँ उसे। ये कहकर वो अलमारी के करीब रखे फोन की तरफ लपका। मैं समझता था वो कोई रेडियो है, मगर वो इंटरकॉम था। मुझे डॉक्टर हारून से मिला दें प्लीज। चंद लम्हा बाद डॉक्टर फोन पर आ गया। हेलो डॉक्टर हारून। यस सर। एक ही बात है सर, वो मिस्टर गयास है ना, उसके पेट में शदीद दर्द है, आप उसको देख लें, बस अभी आ जाएं, वो बहुत परेशान है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और अपने हाथ झुलाता यूं ही मेरे पास आ गया। वो कुछ शर्मसार सा था। मुझे क्या पता, मैं समझा वो हारून है, सब उसे यही कहते थे, मगर वो कहता है कि मैं हारून हूँ, डॉक्टर हारून। चलो यही सही, इससे क्या फर्क पड़ता है। हारून? क्या ये पाकिस्तानी आदमी है? जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी है। डॉक्टर डोमर ने कुछ दिन पहले उसे मुलाजिम रखा है। इस अस्पताल का नाम क्या है? पाम रोज हॉस्पिटल। क्या प्राइवेट है? जी हाँ प्राइवेट क्लिनिक है, आमतौर पर यहाँ गुर्दे के मरीज आते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? 6। क्या वो सबके सब पाकिस्तानी हैं? यस। ठीक है मिस्टर सीजर, मेरा दर्द कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मैं कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया।
सीजर मेरे सामने कुर्सी पर बैठा रहा। बदन उसका बहुत कसरती मालूम होता था। तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? जी हाँ, मैं बॉक्सर भी था। अब मैंने काम छोड़ दिया है। मेरी उम्र 30 साल हो गई तो मैंने रिंग छोड़ दिया। अब यहाँ काम करता हूँ। कुछ फायदा भी हुआ तुम्हें बॉक्सिंग का? फायदा तो बहुत हुआ, रकम बहुत मिली मुझे, मगर वो खत्म हो गई। शराब, जुआ, औरतें, कई बलाएं चिमट गई थी मुझसे। अभी तुमने शादी भी नहीं की? नहीं, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। फायदा भी क्या है? इतने में कमरे का दरवाजा बजने लगा। किसी ने बाहर से उसे मुकफ्फल कर रखा था। चंद लम्हों बाद एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसका लिबास ही बताता था कि वो डॉक्टर है। चेहरे मोहरे से वो कतई पाकिस्तानी नजर आता था। उसने अंदर आते दरवाजे में कुंजी घुमा दी, जिसका मतलब ये था कि वो उसे फिर लॉक कर रहा है। जब वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ तो मुस्कुरा रहा था। सीजर उसे देखते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो बड़े दोस्ताना अंदाज से मुस्कुरा रहा था। आपका मरीज पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है, उसने अपनी अफ्रीकी अंग्रेजी में कहा। डॉक्टर ने मेरी तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। वो बड़े खुलूस से मुस्कुरा रहा था। उसकी उम्र यही को 35 साल होगी। रंग उसका सांवला था और सफेद कोट उसे अच्छा लगता था। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आ गए। दरअसल मेरे पेट में दर्द नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं सुबह से यहाँ पड़ा हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ कौन लाया है, कैसे लाया है और क्यों लाया है। मैं कोई मशीन का पुर्जा तो नहीं हूँ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? डॉक्टर हारून ने मुस्कुराते हुए कुर्सी मेरे पलंग के करीब खिसका ली। अगरचे सारे सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ डॉक्टर धुम्मन ही दे सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं मिस्टर गयास कि ये सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। आप अमेरिका आना चाहते थे, इसीलिए आपका पासपोर्ट बनवाया गया। आर्जी वीजा आपके लिए हासिल किया गया। आपको शदीद बीमार जाहिर करके वो यहाँ इलाज के लिए ले आए हैं। आपकी टांगों पर पलस्तर चढ़ाया गया था। किसी और के एक्सरे साथ रखे गए ताकि रास्ते में किसी को शक न हो। और मजे की बात यह कि हमारा मंसूबा बहुत कामयाब रहा। मिस हैरिसन आपको यहाँ लेकर आई, जो आपकी नर्स थी। क्या आपको यकीन है कि मैंने खुद यहाँ आने की आरज़ू की थी? मैं तो यही समझता हूँ, बल्कि मुझे यही बताया गया है। आपके आर्जी वीजे को बाद में तब्दील करवाया जा सकता है। डॉक्टर धुम्मन क्या नहीं कर सकते? जी हाँ, वो तो गवर्नर लगे हैं यहाँ के। क्या बात है उनकी? क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर आलिया कहाँ होती हैं? वो भी इधर ही है, मगर उनका ज्यादा वक्त घर पर गुजरता है। वो अस्पताल नहीं आती। ये प्राइवेट क्लिनिक है, पामरोज हॉस्पिटल। इसके तमाम अखराजात डॉक्टर धुम्मन बर्दाश्त करते हैं। दरअसल ये चैरिटी अस्पताल है। क्या आपको यकीन है कि मेरी टांगों पर पलस्तर इसलिए चढ़ाया गया था ताकि वो जख्मी नजर आए, या कोई और बात थी? मेरे सवाल पर उसकी आंखें फैलने लगी। पलस्तर मेरी नाफ तक चढ़ा हुआ था। मुझे बैठना मुश्किल नजर आता था। आपका क्या ख्याल है, कोई और बात भी शामिल हो सकती थी इसमें? ऐसा नहीं है मिस्टर गयास, तुम गलत कहते हो। मेरा नाम गयास नहीं है, मैं गुलाम जिलानी हूँ। मेरा दूसरा नाम सरदार करीम नवाज है। किसी ने मुझे फिर अली आश्ती कहना शुरू कर दिया। अब तुमने मेरा नाम गयास अहमद रख दिया। आखिर ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? देखें, आपके लिए बेहतर यही है कि आप इत्मीनान से इस कमरे में वक्त गुजारें। सीजर आपकी खिदमत करेगा। आपके लिए इनकार की कतन कोई गुंजाइश नहीं है, समझे आप? जो हम आपसे कह रहे हैं आपको उस पर अमल करना होगा। ये सैन फ्रांसिस्को है। बाहर निकलेंगे तो आप पर मुसीबतों के पहाड़ आन गिरेंगे, फिर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इनको संभाल कर रखो सीजर, दोबारा हम में से किसी को बुलाने की कोशिश न करना। ये कहकर हारून एकदम कुर्सी पर से उठ गया और दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा। सीजर उसके दाएं हाथ खड़ा था और मैं ये देख रहा था कि उसने हारून की आखिरी बात सुनते ही हल्का फुल्का पिस्तौल बाएं हाथ में थाम लिया था और उस पर साइलेंसर लगा था। आप फिक्र न करें सर, अब आपको जहमत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर उस वक्त तक दरवाजे में चाबी लगा रहा था, मगर सीजर की निगाह मेरी हर हरकत का अंदाजा कर रही थी और मेरी हिम्मत उन टीकों ने खत्म कर दी थी। मेरे बदन में वो पहले वाली तवानाई बाकी नहीं रह गई थी। मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त दरकार था। मैंने अपने इरादे पर खुद ही बर्फ डाल दी और उसे निकल जाने दिया। वो मेरे लिए सही वक्त नहीं था और ना हारून मेरा मुखातिब था। उसको बांधकर मुझे कुछ हासिल न होता। डॉक्टर बाहर निकला तो सीजर ने दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। फिर उसने पिस्तौल पतलून के अंदर फंसा लिया और मुझसे मुखातिब हुआ। मिस्टर गयास, बेहतर है कि अब आप आराम करें। आप बहुत थक गए होंगे। मैं भी दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अकबी दीवार तक जा पहुंचा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मुझे उसने दूसरी बात ही नहीं करने दी। मैं भी उसके रवैये को देखकर परेशान हो गया था। वो सिर्फ हुक्म का गुलाम था। उसे किसी और बात से कतन कोई गर्ज नहीं थी। कमरे में खिड़की सिर्फ एक ही थी। बाहर की दुनिया से मेरा राब्ता सिर्फ उसी खिड़की से मुमकिन था, मगर उससे मुझे क्या मिल सकता था?